हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लंग ट्यूमर की। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर, जैसा कि हम जानते हैं, ट्यूमर एक टर्म है जिसको हम कोरिलेट करते हैं या रिलेटेड करते हैं कैंसर से, कि ट्यूमर जो भी होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कैंसर होते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली जो ट्यूमर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज अ बेनाइन ट्यूमर एंड सेकेंड वन इज अ मेटा सेकेंड वन इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर। सो ये दोनों ही टाइप हमारे ट्यूमर के हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा बेनाइन ट्यूमर है वो नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर हमारा कैंसरस होता है। इट कैन कॉज कैंसर, बट बेनाइन ट्यूमर में कैंसर कॉज करने वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो लंग ट्यूमर में हम इन दोनों ही टाइप्स के ट्यूमर की बात करेंगे। जब कभी लंग में ट्यूमर हो रहा है किसी भी पर्सन को, तो उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो ट्यूमर जो है वो कैंसर ही हो या उस ट्यूमर को हम लंग कैंसर का नाम दे रहे। जब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर लेते हैं कि वो ट्यूमर बेनाइन है या फिर मैलिग्नेंट है, हम उस ट्यूमर का एक प्रॉपरली डायग्नोज और ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ट्रीटमेंट के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, डायग्नोज करना पड़ेगा। तो लंग्स कैंसर बेसिकली, अगर हम सिर्फ स्पेशली कैंसर की बात करें, लंग कैंसर जो होता है वो वर्ल्ड वाइड बेसिकली थर्ड लार्जेस्ट नंबर का कैंसर है जो ह्यूमंस में कॉज होता है। अगर ओवरऑल हम कैंसर की ही सिर्फ बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो लंग कैंसर है वो थर्ड मोस्ट कॉजिंग कैंसर होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट रीजन है या फिर जो पॉइंट है लंग कैंसर होने के लिए, तो उसमें जो स्टिमुलस होते हैं वो बेसिकली होता है स्मोकिंग। और हमारे वर्ल्ड की लार्जेस्ट नंबर जो होते हैं पर्सन, वो क्या करते हैं, स्मोक करते। सो इसी वजह से लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं अदर देन किसी और कैंसर के होने के बजाय। तो ये तो बात हो गई है सिर्फ स्पेसिफिक कैंसर की। बट अगर हम ऑल ओवर ट्यूमर देखें तो जो ट्यूमर होते हैं वो क्या होते हैं, अनकंट्रोल सेल डिवीजन। जब कभी हमारे बॉडी में किसी भी पार्ट पे, किसी भी ऑर्गन में कोई भी सेल जो है वो अनकंट्रोलली डिवाइड होती जा रही है, वो पर्पसलेस तरीके से डिवाइड हो रही है अगर, तो वो क्या फॉर्म करेगी, एक मास, क्लस्टर ऑफ मास। वो एक मास का गुच्छा बना लेगी। वो मास किस चीज का होगा, हमारी सेल्स का होगा। वहां पर हमारी नंबर ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होंगी और वो एक तरह का क्लस्टर या फिर मास का फॉर्मेशन कर लेंगी। मल्टीपल सेल्स वहां पर क्या हो जाएंगी, अरेंज हो जाएगी। अब अगर हमारा एक स्ट्रक्चर देखें हम, तो हमारे जितने भी टिश्यू हैं वो क्या होते हैं, एक सिस्टमैटिक वे से प्रेजेंट होते हैं। वो क्या है, तो वो स्क्वैमस में हो, चाहे वो एपिथेलियल में हो, चाहे वो किसी भी अदर फॉर्म में हो, तो वो सेल्स क्या है, हमारे एक टिश्यू के फॉर्म में एक स्ट्रक्चर बनाकर हमारा एक परफेक्ट शेप दे रखा है। शेप और स्ट्रक्चर उससे पता है। बट जब कभी वहीं पर कोई अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होने लगेगी, तो वहां का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक अलग से सेल्स दिखाई देने लगेंगे, अलग से मास ऑफ सेल कलेक्ट होने लगेगा। तो उसी को हम टर्म देते हैं ट्यूमर का। अब ये ट्यूमर तो हमारा बन चुका है बाय एनी रीजन। अब इसके लिए अगर हम ट्रिगरिंग देखें कि ये किस वजह से हुआ है, इसकी ईटियोलॉजी क्या है, तो ईटियोलॉजी हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो सकती है बाय एक्सटर्नल तरीके से। तो जो पाथवे है उसका, वो टू पार्ट ईटियोलॉजी से डिफाइंड हो सकता है। फर्स्ट वन इज अ एक्सट्रिंसिक पाथवे, दैट इज अ एक्सट्रिंसिक रीजन, या फिर हमारा इंट्रिंसिक रीजन। सो एक्सट्रिंसिक में बेसिकली जो हमारा आता है वो होता है स्मोकिंग।
जो मेजर रीजन है। इसके अलावा और भी कई सारे रीजन है, काइंड ऑफ इन्फेक्शन हो गया, किसी भी तरह की लंग डिजीज हो गई, कोई भी चीज हमारी जो एक्सटर्नल वे से हमारे लंग्स में आ रही है और उस पर अटैक कर रही है, जिसकी वजह से ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है, वो ईटियोलॉजी हमारी एक्सट्रिंसिक रीजन कहलाएगी। और अगर इंट्रिंसिक की बात करें तो हमारी बॉडी में कोई अगर जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया या फिर म्यूटेशन हो गया, या कोई सेल ऐसी है जो अपने आप से ही अनकंट्रोल होने लगी, या ड्यू टू ऑन्कोजीन्स, हमारे ऑन्कोजीन्स के एक्टिवेशन होने की वजह से, तो कई सारे ऐसे मल्टीपल रीजन होते हैं जिसकी वजह से लंग ट्यूमर या फिर लंग कैंसर हो सकता है। ट्यूमर को हम कैंसर इसलिए नहीं बोल रहे हैं कंप्लीटली, क्योंकि ट्यूमर हमारा दो पार्ट का होता है। फर्स्ट वन इज अ बेनाइन, सेकेंड वन इज अ मैलिग्नेंट। अगर वो ट्यूमर हमारा मैलिग्नेंट है तभी उस ट्यूमर को हम लंग कैंसर बोलेंगे। तो देखते हैं आगे हमारे ट्यूमर का क्लासिफिकेशन क्या है, लंग्स के कितने टाइप के कैंसर होते हैं। यहाँ पर हम कैंसर की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट होता है इसमें एडिनोकार्सिनोमा। अब यहाँ पर क्या है हमारा कार्सिनोमा। कार्सिनोमा जो टर्म होता है वो होता है हमारा मैलिग्नेंट, दैट इज अ मैलिग्नेंट, दैट मीन्स इट इज अ कैंसर। तो फर्स्ट इसका होता है एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा जो होता है वो लंग की सरफेस के पास होता है। किसी भी अदर सरफेस में अगर सरफेस में कोई ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो ट्यूमर हमारा या वो कैंसर हमारा क्या कहलाएगा, एडिनोकार्सिनोमा। सेकेंड वन इज अ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। कार्सिनोमा है, दैट मीन्स ये भी हमारा क्या है, मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट दैट मीन्स कैंसर। मैलिग्नेंट का मतलब होता है जो हमारी ब्रोंक्यूल्स है, यहाँ पर एल्वोलाइज जो यहाँ पे खत्म हो रही हैं, उनके अंदर कोई भी अगर मास बन रहा है हमारे एल्वोलाइज में, और ये एक जगह नहीं रहेंगे, ये जहां जहां हमारे एल्वोलाई है वो पूरा एरिया क्या करेंगे, ऑक्यूपाइड कर लेंगे, तो वो हमारा होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये लंग कैंसर के पार्ट है, इसको हम लंग ट्यूमर भी कंसीडर कर सकते हैं। देन लास्ट वन इज अ लार्ज सेल कार्सिनोमा। लार्ज सेल कार्सिनोमा दैट मीन्स जो धीरे धीरे हमारे अंदर की तरफ भी स्प्रेड होता चला जाएगा। अब वो सिर्फ सरफेस पे ही नहीं है, हमारे अंदर की ब्रांचेस पे और एल्वोलाई पे भी क्या कर रहा है, आके अटैक कर रहा है, तो वो हमारा लार्ज सेल कार्सिनोमा कहलाएगा। सो जितने भी ट्यूमर्स होते हैं, सॉरी जितने भी कैंसर होते हैं वो सभी हमारे ट्यूमर होते हैं, पर सभी ट्यूमर हमारे कैंसर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा क्लासिफिकेशन देखा है ट्यूमर का जो कि कैंसरस है, दैट इज अ मैलिग्नेंट, बिकॉज उनका जो टर्म एंड हो रहा है वो कार्सिनोमा पर हो रहा है। और अगर हम बेनाइन की बात करें तो जितने भी हमारे बेनाइन ट्यूमर होते हैं वो होते हैं ओमा से, उनका जो सुफिक्स होता है वो होता है ओमा, दैट इज एडिनोमा, ये हो गया। इसी तरह कई फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं हमारे। नाउ नेक्स्ट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ लंग ट्यूमर। लंग ट्यूमर कितने क्लास के होते हैं? सो बेसिकली जो लंग ट्यूमर का क्लासिफिकेशन होता है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज अ NSCLC, दैट मीन्स अ नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। ओके, ट्यूमर में ही है बट वो क्या है, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। और सेकेंड पार्ट होता है इसका SCLC, दैट इज अ स्मॉल सेल लंग कैंसर। ये दो टाइप की बेसिकली ट्यूमर होते हैं हमारे, जो कि होते हैं NSCLC, दैट इज LC को हमें याद रखना है लंग कैंसर, उसके अलावा नॉन स्मॉल सेल, और अगर हम उसका नॉन पार्ट हटा देंगे तो हमारे पास बस बचेगा स्मॉल सेल। तो यहाँ पर दो टाइप के हमारे ये क्लासिफिकेशन होते हैं लंग ट्यूमर के, बिकॉज जो अधिकतर ट्यूमर्स होते हैं वो हमारे मैलिग्नेंट फॉर्म में रहते हैं, कुछ ही पार्ट ऐसा होता है जो बेनाइन फॉर्म में रहेगा। तो नॉन स्मॉल सेल में हमारे आते हैं
एपिथेलियम सेल्स। अदर इसमें आती हैं एडिनो कार्सिनोमा एंड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ये हमारा बात हो गई है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर की। अगर स्मॉल सेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारी आती हैं जर्म सेल्स, मेसेनकाइमल सेल्स, इसके बाद लिम्फोमा एंड लास्ट वन इज अ मेटास्टैसिस ट्यूमर, जर्म सेल ट्यूमर। तो यहाँ पर हमें एक चीज दिखिए, ओमा। ओमा जो टर्म होता है वो हमारा क्या होता है, बिनाइन होता है। ओमा दैट इज अ बिनाइन, वो क्या होगा, हमारा नॉन कैंसरस पार्ट होगा। तो इस तरह हमारा जो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है और दूसरा तरफ हमारा स्मॉल सेल लंग कैंसर है, इनका ये क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस से पहले एक चीज हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ लंग कैंसर की। लंग कैंसर की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहले हमारी होती है स्टेज 1 और इस स्टेज से पहले एक होती है हमारी स्टेज 0। वो 0 जो कि हमारी नॉर्मल इनिशियल फेज होती है, जब कोई भी सारी सेल्स जो होती हैं वो नॉर्मल हमारी डिवाइड हो रही होती हैं, वो कहीं भी स्प्रेड आउट नहीं होती हैं। सो उसी के बाद जस्ट स्टेज 1 होती है। स्टेज 1 में क्या होता है, ट्यूमर लेस देन 3 सेंटीमीटर, देयर इज नो मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस का मतलब होता है मूवमेंट। मेटास्टैटिस दैट मीन्स अ मूवमेंट। ये ट्यूमर मूव करके कहीं और स्प्रेड हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटास्टैसिस। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, हमारा जो ट्यूमर होगा वो लेस देन 3 सेंटीमीटर का होगा और एक अपनी स्पेसिफिक जगह पर होगा। सेकेंड फेज में देखेंगे ट्यूमर लेस देन 6 सेंटीमीटर, अब उसका साइज क्या हो चुका है, बढ़ गया है। सिंगल मेटास्टैसिस आर ऑब्जर्व, वो अब धीरे धीरे कहीं भी मूव कर सकते हैं, जैसे यहाँ से वो अपनी लोकेशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। जहां पर क्या था, वो अपने एक ही सिंगल स्टेज में था, एक फॉर्म में था। द नेक्स्ट स्टेज 3 जिसमें ट्यूमर मोर देन 6 सेंटीमीटर, बट अब क्या हो रहा है, मेटास्टैसिस आर लिम्फ नोड, वो लिम्फ नोड की तरफ क्या होता जा रहा है, स्प्रेड होता जा रहा है। तो इसीलिए जो कैंसर की स्टेजेस होती हैं वो उन्हीं स्टेज को, वो स्टेजेस हमें ये बताती हैं कि ट्यूमर की पोजीशन क्या है, ट्यूमर का साइज क्या है, उसका शेप क्या है और उसको किस वे से हमें क्या करना है, डायग्नोज करना है। अगर वो इनिशियल फेज में ही है, सिर्फ एक जगह ही है, तो हम उसको डायरेक्ट रेडियोथेरेपी के थ्रू क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट अगर वो अपनी थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज में पहुंच चुका है, तो इतने एरिया को हमें रेडियोथेरेपी के द्वारा रेडियो रेज भेजना बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो इस केस में हम कीमोथेरेपी वाला टर्म यूज करेंगे। और प्लस अगर स्टेज 1 है तो हम उसको क्या ऑपरेट करके वहां से कट करके भी निकाल सकते हैं। स्टेज 2 तक हम उसकी रेडियोथेरेपी कर सकते हैं क्योंकि वो ट्यूमर बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई नहीं किया है। बट स्टेज 3 में देखिए क्या हो रहा है, वो हमारे लिम्फ नोड की तरफ बढ़ रहा है और लिम्फ नोड में जहां जहां हमारे लिम्फ ड्रेनेज होंगे वो अदर जगह भी क्या होता जाएगा, स्प्रेड होता जाएगा। और फोर्थ स्टेज द ट्यूमर पास टू अदर ऑर्गन, अब वो ट्यूमर क्या होगा, किसी अदर ऑर्गन पे भी जाएगा और वहां जाकर भी अपनी सेल को अनकंट्रोली तरीके से डिवाइड करेगा। सो स्टेज 4 का जो ट्रीटमेंट होता है वो कह सकते हैं बहुत ही बाय लक बाय चांस ट्रीटमेंट होता है। बट स्टेज 4 तक अधिकतर लोग जो होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते क्योंकि उस ट्यूमर की स्पीड और ग्रोथ इतनी तेज हो चुकी होती है कि वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक भी पहुंच जाता है। सपोज अगर वो हमारे
राइट लंग्स में है तो वो स्टेज 4 तक हमारे लेफ्ट लंग को भी ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इतने बड़े लंग्स में हम डायरेक्टली कीमोथेरेपी के थ्रू क्या कर सकते हैं, बस उसको कंट्रोल कर सकते हैं, धीरे धीरे उसको खत्म कर सकते हैं, बट कंप्लीटली वो जीरो पे नहीं आ पाएगा। तो ये टोटल इनकी 4 स्टेजेस होती हैं कैंसर की। फर्स्ट जिसमें होता है ट्यूमर हमारा 3% से 3 सेंटीमीटर से कम होता है और कोई भी उस पर मूवमेंट नहीं होता। सेकेंड में 6 सेंटीमीटर का साइज हो जाता है बट वो धीरे धीरे एक ही एरिया में मूव करता है। स्टेज थर्ड में क्या होता है, मोर देन 6%, यहाँ पर लेस देन 6 था, यहाँ पर हमारा लेस देन 6 सेंटीमीटर था। स्टेज 3 में क्या हो गया है, मोर देन 6 सेंटीमीटर हो चुका है। और स्टेज 4 तो वो अदर ऑर्गन पे भी पास हो सकता है। सपोज अगर ये तो लंग्स की बात है, अगर वो ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो वो एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट में भी जा सकता है। अगर वो ओरल कैंसर है तो वो हमारी ऑल जीआईटी ट्रैक पे मुंह से लेकर के हमारे स्टमक तक पहुंच सकता है, इंटेस्टाइन तक पहुंच सकता है। अगर वो किडनी में है तो वो दोनों साइड की किडनियों को डैमेज कर सकता है। ब्रेन में है तो ब्रेन के जितने भी अदर पार्ट हैं उन सभी पार्ट में धीरे धीरे सेल ग्रोथ कर सकता है। सो स्टेज 4 इज अ वेरी डेंजरस एज वेल एज वेरी रिस्की, कि यहाँ से किसी पेशेंट को वापस रिकवर करना बहुत ही कम चांसेस ऐसे होते हैं कि स्टेज 4 के बाद किसी पेशेंट को हम कंप्लीटली रिकवर कर पाए। रिकवर तो हो जाएगा बट कंप्लीटली स्टेज 0 पे लाना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल टास्क हो जाता है। तो अब पैथोजेनेसिस की बात करें अगर कि कैंसर स्प्रेड कैसे हो रहा है या फिर कोई भी ट्यूमर है वो हमारा बेनाइन से मैलिग्नेंट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें, दैट इज अ पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस में बेसिकली हमें क्या करना है, ट्रिगर देखना है कि जो अभी तक हमारी सेल नॉर्मली डिवाइड हो रही थी या एक स्पेशल तरीके से डिवाइड हो रही थी और एक लंग्स का हमारा शेप और स्ट्रक्चर दोनों मेंटेन था, बट उसमें क्या होता है कभी कभी कुछ एक्सटर्नल रीजन की एक्सटर्नल स्टिमुलाई जैसे कि स्मोकिंग या फिर किसी हार्मफुल टॉक्सिन, कुछ लोग टॉक्सिन भी इनहेल करते हैं टॉक्सिन की वजह से, या इंटरनली अगर देखें तो किसी भी म्यूटेशन के कारण, कोई भी अगर म्यूटेशन हमारी बॉडी के अंदर हो गया है तो उस वजह से भी हमारी सेल्स क्या होने लगेंगी, अनकंट्रोल डिवाइड होने लगेंगी। तो इन 3 रीजंस की वजह से बेसिकली क्या होगा, हमारा जो जेनेसिस दैट मीन्स अ फॉर्मेशन, कार्सिनो दैट मीन्स अ सेल। कार्सिनोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी या स्टार्ट हो जाएगी, शुरू होने लगेगी, स्टार्ट होती रहेगी। तो कार्सिनोजेनेसिस की जब प्रोसेस आएगी तो स्टार्टिंग में जो हमारा ट्यूमर रहेगा वो क्या रहेगा, अपने बिनाइन नहीं, वो डायरेक्टली या तो हमारा स्मॉल सेल लंग कैंसर में कन्वर्ट होगा या फिर नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो हमारा स्मॉल सेल्स में है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, वहां से ऑपरेट करके उसको वहां से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वो सेल एरिया क्या है, स्मॉल है। बट अगर वो नॉन स्मॉल है दैट मीन्स लार्ज सेल्स, वो हमारी बॉडी की लंग्स के लार्ज सेल्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो हमारी कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी। यहाँ पे हम कीमोथेरेपी का यूज करेंगे, यहाँ पे कीमोथेरेपी जाएगी। और अगर वो स्मॉल सेल है तो यहाँ पर हम उसको रेडियो थेरेपी के थ्रू सही कर सकते हैं। तो ये उसकी पैथोजेनेसिस थी कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, हमारा एक स्टिमुलस आ रहा है, वो स्टिमुलस किसी भी तरह का हो सकता है, क्योंकि हमारी सेल्स को क्या करना है, बस ट्रिगर करना है। ट्रिगर ऐसे करना है कि जो भी हमारी बॉडी में जैसे कोई भी साइकिल चल रही है, सेल साइकिल चल रही है, तो वो एक रेगुलेटेड मैनर में चल रही है, उसमें कोई भी
अदर सेल या एक्स्ट्रा एक सेल भी फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रोटोऑन्कोजीन्स होते हैं। वो प्रोटोऑन्कोजीन्स क्या करते हैं, सेल के नंबर को रेगुलेट करते हैं कि एक सेल अगर डिवाइड होगी मदर सेल से, कितने हमारे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो वो तो माइटोसिस और मियोसिस की प्रोसेस में डिसाइड हो जाता है। बट अगर ये प्रोटोऑन्कोजीन एक्टिवेट होके ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है बाय म्यूटेशन या फिर बाय स्मोकिंग, किसी भी ट्रिगरिंग अमाउंट के थ्रू वो अगर ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होती है, जो हमारी सेल की ग्रोथ हो रही होती है, मदर सेल से डॉटर सेल का जो फॉर्मेशन हो रहा होता है वो अनकंट्रोल होने लगता है। और उसी वजह से हमारी सेल्स जो होती हैं रैपिडली डिवाइड होती जाती हैं बिना रीजन के, पर्पसलेस तरीके से सेल प्रोलिफरेशन होने लगता है। और जब एक सेल का मास का गुच्छा हमारी बॉडी में बन जाता है, तो उन सेल्स को भी अलग से ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। तो इन सभी के लिए हमारा बॉडी उस मास में अलग से ब्लड वेसल्स भी बनने लगती हैं। तो वो अदर बॉडी से हमारा जो भी ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई है वो उस ऑर्गन को सप्लाई करने लगती हैं, क्योंकि वहां पे ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, तो ब्लड की सप्लाई भी वहां पर उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसी वजह से जो कैंसर के सिम्टम्स होते हैं वो फैटिक, दैट मीन्स थकान, क्योंकि ऑक्सीजन और बॉडी ब्लड की जरूरत जो है वो कहीं और फुलफिल हो रही है अदर ऑर्गन में होने के बजाय। इसके बाद अगर वो लंग्स में ही है, लंग का कैंसर है, तो उसमें स्पुटम आएगा, म्यूकस आएगा, ब्लड के थ्रू कुछ स्पॉट्स आएंगे, प्लस कॉन्टिन्यूसली खांसी आएगी। खांसी में एक घरघराहट, वीजिंग साउंड होंगी, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा अपने चेस्ट पे, कि सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी, जबकि उसका जो इन्वायरमेंट है वो एकदम सही है, उसकी नेजल में कोई भी कंजेशन नहीं है, बट फिर भी उसको ऐसा लगेगा कि वो प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहा है, क्योंकि जो एल्वोलाइज थे वो क्या हो चुके हैं, हर जगह से ब्लॉक हो चुके हैं, क्योंकि जो नई सेल्स बनी है वो हमारी फंक्शन नहीं कर रही है। उनका जो काम है, जो नई एल्वोलाइज अगर बन रही होती तो वहां पर प्रॉपर सप्लाई हो रही होती है ऑक्सीजन की और वो ब्लड में जा रही होती। बट जो मास का क्लस्टर बना है, ट्यूमर बना है यहाँ पे, ये है जो है वो नॉन फंक्शनल है, ये अपना फंक्शन शो नहीं कर रहे हैं, इनमें कोई भी फंक्शन नहीं है। तो अब जितनी भी एल्वोलाइज होंगी यहाँ पर वो भी क्या कर जाएंगी, फंक्शन लेस हो जाएंगी, वो अपना काम नहीं कर पाएंगी। तो इस वजह से ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ब्रीथलेसनेस लगेगी, चेस्ट में प्रेशर लगेगा, खांसी बहुत ज्यादा आएगी, फीवर होगा। फीवर क्यों होगा, क्योंकि जब यहाँ पे नई सेल्स बन रही हैं तो कुछ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स भी स्टार्ट होंगे, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के थ्रू। वो मीडिएटर्स क्या करेंगे, हमारा पेन, इन्फ्लामेशन, रेडनेस, स्वेलिंग, ये सारी साइंस को डिनोट करेंगे, तो जिसकी वजह से पेशेंट को फीवर भी महसूस होगा। टाइम टू टाइम उसको बॉडी गर्म होती हुई, मतलब फीवर चढ़ेगा। अगर आप फीवर मेजर करेंगे तो वो 100 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं होगा, वो हमेशा उससे लेस ही रहेगा। तो कॉन्स्टेंटली एक अमाउंट का टेम्परेचर बना रहेगा बॉडी में। तो ये सारे साइन होते हैं लंग ट्यूमर को या फिर लंग कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये तो ओवरऑल बात थी हमारे लंग ट्यूमर की। सो ट्यूमर किसी भी काइंड का हो, हमें उसको वहां से ट्रीट करके, डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट जरूर करना है, चाहे वो अपनी बेनाइन फेज में हो, क्योंकि अगर वो बेनाइन फेज में है तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने मैलिग्नेंट फेज में जाने के लिए। तो अगर वो बेनाइन फेज में भी है तो वो उसको हम तुरंत कट करके, सर्जरी करके या रेडियोथेरेपी करके वहां से उसको हटा सकते हैं। बट अगर वो अपने मैलिग्नेंट स्टेज में चला गया है तो वो उसकी पूरी चांसेस रहेगा कि वो एक टाइम के बाद क्या होगा, ग्रो करने लगेगा और एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ मूव करने लगेगा, जैसे कि इसमें है। यहाँ पे जब तक वो बेनाइन फॉर्म में रहेगा, उसका जो भी पावर होगी, पोटेंसी होगी, वो कम होगी। बट जैसे ही वो अपने मैलिग्नेंट स्टेज में आएगा, उसकी स्प्रेडिंग पावर बहुत ही तेज हो जाएगी, वो बहुत तेजी से अपने अगल बगल के एरिया को भी कैप्चर करने की कोशिश करेगा। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। बट बेसिकली अगर पर्सन की हेल्दी, बहुत अनहेल्दी कंडीशन है, पुअर इन्वायरमेंट में है, तो ये जो ग्रोथ होती है वो कंप्लीटली 1 to 2 मंथ्स में कवर अप हो जाती है।
बट वही अगर उसका हेल्दी इन्वायरमेंट है, ट्रीटमेंट प्रॉपर चल रहा है, कीमो है, रेडियोथेरेपी चल रही है, तो इस स्टेज में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि जो यहाँ से यहाँ तक बढ़ के जा रहा है तो फिर वो ट्रीटमेंट उसको वापस से इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है। बट अगर उसको कोई भी स्टिमुलस नहीं मिलेगा तो ये जल्दी क्या करने लगेगा, रैपिड ग्रोथ करने लगेगा। तो ये ओवरऑल बात थी हमारा लंग ट्यूमर और लंग कैंसर के बारे में। आज का ये टॉपिक बस इतना ही है। इसी के साथ हमारा जो रेस्पिरेटरी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डिजीज थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।